आज है 2 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है बजट से रिलेटेड। कल बजट पेश हुए और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई जो कि हमारे एग्जाम में आप पूछे जा सकती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हाइलाइट्स क्या क्या हैं। जैसे पहला था इनकम टैक्स रिलेटेड, पर्सनल इनकम टैक्स। ये इसमें 7 लाख तक छूट दी गई है जो इनकम टैक्स होगा। ठीक है, नया जो टैक्स रेजिम आएगा उसमें, और जो टैक्स स्लैब्स थे वो 7 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। तो जो 3 लाख तक कमाते हैं उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगता है वो लगेगा। जो पर्सनल इनकम जिनकी 2 करोड़ ज़्यादा थी उन पर जो सरचार्ज लगता था 37% का, उसको घटा के 25% कर दिया गया है। ठीक है, और इसी के कारण जो टैक्स लगता था, मैक्सिमम टैक्स रेट लगता था पर्सनल टैक्स पर, पर्सनल इनकम पर, वो 42 से घट के 39 तक आ गया है। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स थे, जैसे उसके स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की बात थी, और जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है उसको 21 से घटा के 13 कर दी गई। आईटी रिटर्न फॉर्म को कॉमन करने की बात की गई कि कॉमन फॉर्म आएगा अलग अलग फॉर्म की बजाय। ठीक है, और कंसेशन दिए जाएंगे जो टैक्स होता है उसमें, जैसे कि जो रेजिडेंशियल हाउस पे जो कैपिटल गेंस टैक्स लगता है वो उसकी कैपिंग 10 करोड़ तक कर दी गई है। और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी से जो इनकम आती है उस पर भी टैक्स लगाने की बात है, मतलब उस पर भी लिमिट सेट की गई है। ठीक है, और एमएसएमईज़ के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें कुछ इजाफा किया गया, और जो एमएसएमईज़ को पेमेंट मिलती हैं, ठीक है, लोन के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, तो उसको कोशिश की गई कि टाइमली मिले। ठीक है, कोऑपरेशन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे हमने देखा, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए नई मिनिस्ट्री बनाई गई। ठीक है, उसके लिए भी एक तरह का जो टैक्सेशन था उसको 15% कर दिया गया इस मार्च से, मतलब नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तब से लगेगा वो। स्टार्टअप के लिए भी प्रपोजल था कि जो उनको टैक्स बेनिफिट मिलता था वो ख़त्म हो रहा था इस साल 31 मार्च 2023 को, उसको 1 साल बढ़ा दिया गया। अब वो 31 मार्च 2024 तक मिलेगा। और जो मतलब इनके लिए जो पहले लॉस के लिए कंसेशन मिलता था वो 7 साल के लिए था, उसको बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया उनके जो इनकॉर्पोरेशन डेट होती है। ठीक है, सीजीएसटी में भी अमेंडमेंट किए गए, और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड टैक्स था उसको बढ़ाया गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही और सारे टैक्स चेंजेस आए गए हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, खैर। ठीक है, उसके बाद कुछ कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव्स बताए गए हैं इस बजट में, जैसे कि मिष्टी है। ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्ट लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए है इंडिया में। जैसे अपने यहाँ पहले से कैंपा फंड चलता है मनरेगा के, ठीक है, वैसे ही इसको भी चलाया जाएगा। फिर अमृत धरोहर, ये 3 साल के लिए होगा वेटलैंड्स को के ऑप्टिमल यूज़ के लिए। ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी और कार्बन स्टॉक वगैरह को बढ़ाया जा सके। अमृत धरोहर जो है वो बेसिकली वेटलैंड के प्रिजर्वेशन पर काम करेगा। फिर लैब ग्राउंड डायमंड, बजट में प्रपोजल दिया गया कि इस जो कस्टम ड्यूटी लगती है जो डायमंड सीड्स होते हैं, ठीक है, डायमंड सीड्स एक्चुअली ग्रेफाइट्स होते हैं, उस पर छूट मिलेगी ताकि अपने यहाँ जो लैब ग्राउंड डायमंड है उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। ठीक है, लैब ग्राउंड डायमंड की बात करें तो इसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाता है, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है, और 7,30,000 PSI का प्रेशर चाहिए होता है, तब वो जाके डायमंड बनता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होते हैं उन्हीं को डायमंड सीड कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एक मेथड होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है, और एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन। ये 2 तरीके होते हैं जिनसे ये डेटोनेशन नैनो डायमंड बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक सीजियम 137 कैप्सूल खो गया था, जिसको बाद में वहाँ पे स्पेशलाइज इक्विपमेंट के द्वारा डिटेक्ट किया गया। सीजियम की बात करें तो ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल सिल्वरी वाइट मेटल होता है, और रूम टेम्परेचर पर ये लगभग लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और सीजियम 137 जो होता है रेडियो एक्टिव फॉर्म होता है, और नॉर्मली जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में ही निकलता है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 30.05 ईयर्स की होती है। मतलब इतने टाइम में जितना भी ओरिजिनल मास होगा उसका ये आधा हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो सीज़ियम 137 है ये काफ़ी खतरनाक होता है ह्यूमन के लिए, सीरियस इलनेस कर सकता है और बहुत ज़्यादा देर तक इसका एक्सपोजर हो तो डेथ भी हो सकती है। इससे बहुत हाई एनर्जी बीटा गामा रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है, और इससे कैंसर होने का काफ़ी खतरा रहता है। फिर है फेरी रोबोट्स। ये डेंडेलियन पर बेस्ड फ्लाइंग रोबोट्स हैं जो कि ऐसा माना जा रहा है कि पोलिनेटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइट रिस्पॉन्सिव मटेरियल पर बने हुए हैं और ये लेज़र या किसी और लाइट सोर्स द्वारा कंट्रोल किया सकते हैं। हवा में तैरते हैं और इसलिए मतलब जब इनको कंट्रोल करके इनका शेप चेंज किया सकता है, तो ये जो हवा बह रही है उसके अकॉर्डिंग ये अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। 10 अलग अलग देशों में एनआरआई जो रहते हैं वो अब यूपीआई का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल नंबर के थ्रू, ठीक है। इनके 2 अकाउंट होते हैं, जो भी एनआरआईज होते हैं उनके 2 अकाउंट होते हैं, एक एनआरई एक एनआरओ। एनआरई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसका मतलब होता है कि वो अकाउंट जिसके थ्रू वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में, ठीक है, मतलब बाहर से ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में। और एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये इंडिया में रहता है और इसमें इंडिया में जो ट्रांजैक्शन होता है उनका पेंशन या रेंट लेना, ठीक है, रेंट पेमेंट, ये सब वो जो इंडिया में करते हैं उसके लिए ये एनआरओ अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने 2018 में ही एनआरओ एनआरई से जो ट्रांजैक्शन था वो अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो वो 10 कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएस और यूएई, यूके, ठीक है। ये इन 10 कंट्रीज़ से ये अकाउंट जो हैं एनआरओ और एनआरई वाले एक्सेस किए जा सकते हैं। फिर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो चार्ज या टैक्स होता है जो बैंक लेती है कस्टमर से, या जो मर्चेंट होता है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनविल कराता है, ठीक है। तो इसमें वो सारे चार्जेस, चाहे आप वो नेट बैंकिंग के थ्रू करें या कार्ड पेमेंट करते हैं, तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट कटता है, ठीक है। लेकिन अभी जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है उससे नहीं कटता, ठीक है। इवन रुपे कार्ड्स पे भी नहीं एमडीआर लगता, जो रुपे कार्ड से पेमेंट की जाती है, ठीक है। तो इससे कुछ जो बैंक्स हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि पेमेंट तो वो अभी भी कर रहे हैं पर उनको वो टैक्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कंसर्न जताया था। फिर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनिशिएटिव जो बजट में है, इसमें पीएम प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, काफ़ी लंबा नाम है। इसका पर्पज़ छोटा है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके इस्तेमाल को कम करना या बैलेंस करना, ठीक है। उसके बाद भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ये माइक्रो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ये इनोवेशन और एफोर्ड जो सोल्यूशन होता है, इनोवेटिव और एफोर्डेबल सोल्यूशन लाएगा जो फार्मर्स कोई भी चैलेंज फेस करते हैं उसके लिए, ठीक है। फिर कॉटन क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं अपने यहाँ कॉटन प्रोडक्शन के, उनको कैसे इन्हांस किया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस की जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट, इसमें कई सारे इनिशिएटिव, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद है, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की तरह डेवलप किया जाएगा और एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाई जाएगी इसके लिए, ठीक है। अभी जो भी क्रेडिट है उसमें मतलब उसमें इंक्रीज़ किया जाएगा, कम से कम 20 लाख तक इसको पहुंचाया जाएगा, 20 लाख करोड़ तक, ठीक है, जिसमें फोकस रहेगा एनिमल हस्बेंड्री पर, डेयरी पे, फिशरीज़ पर। फिर गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन का मतलब होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये स्कीम खासकर वेस्ट टू वेल्थ पे मतलब फोकस करती है। फिर सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ये हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है। इसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्रिसेंट शेप में हो जाते हैं, ठीक है, सिकल शेप जिसको कहते हैं, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। और ये मतलब जो आरबीसीज होती हैं उनको थिक बना देता है, स्टिकी बना देता है, और हमारे यहाँ जो हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है उसको ब्लॉक कर देता है एक तरह से, ठीक है। इसके कई सारे कारण हैं। बेसिकली कहा जाता है कि जो सिकल सेल डिसीज़ है वो एक डिफेक्टिव जीन के कारण होता है, सिकल सेल जीन जिसको कहते हैं, और इसके सिम्टम्स शुरू में ही दिखने लगते हैं, बाद में भी ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लम करता है, ऑर्गन तक डैमेज कर देता है, ठीक है। इसका एक ही इलाज है कि बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। अपर भद्रा प्रोजेक्ट,
ये अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटका स्टेट का है, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी की बात करें तो ये कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना से होते हुए बहती है, और एंशियंट टाइम में इसका नाम पंपा था। और जहाँ पर तुंगा और भद्रा मिलती हैं, उसके बाद से इसका नाम तुंगभद्रा होता है। तुंगा और भद्रा दो अलग अलग नदियाँ हैं, ठीक है। और ये तुंगा और भद्रा जो हैं, ये दोनों ही जो ईस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट का, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, और बाद में ये कृष्णा नदी में मतलब मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है जहाँ पे मिलती हैं वहाँ हम्पी है। हम्पी फेमस विजयनगर किंगडम का जो राजधानी था, ठीक है। फिर है म्यूनसिपल बॉन्ड। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं वो म्यूनसिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा अच्छा करने के लिए, और अपने क्रेडिट वर्थीनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। म्यूनसिपल बॉन्ड्स होते हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इशू किए जाते हैं, और एक तरह से ये इनका जो पर्पस होता है वो फाइनेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और बेंगलुरु सबसे पहला लोकल बॉडी बना था जो 1997 में ही, जिसने म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू किए थे, ठीक है। ये टैक्स एग्जेम्पशन होता है, इसमें टैक्स नहीं पड़ता, इवन इसके इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं पड़ता। जो सेबी की गाइडलाइंस है कि म्यूनसिपल बॉडीज़ जो हैं वो, इनके कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट करें ये रिपेमेंट में, ठीक है। बाकी बॉन्ड्स एक तरह के डेप्ट सिक्योरिटी होते हैं जो मतलब मार्केट से पैसा कह सकते हैं रेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें किसी भी महिला के नाम पर या लड़की के नाम पर 2 साल तक के लिए 2 लाख का अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है। इसमें जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% का है, लेकिन इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, ठीक है। एक ही फ़ायदा है कि इसमें पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। मतलब आप 2 लाख की बजाय अगर आधा पैसा निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई वैसे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा बाद में, ठीक है। और वन टाइम स्कीम है 2 साल के लिए, मतलब मार्च 2025 तक अलाउड है, ठीक। फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको EMRS कहते हैं। ये 1997 में शुरू किया गया था। जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उन्हीं के ही आसपास लोकेलिटी में, ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी फीचर्स होते हैं। जैसे ये कोएड होता है, 8 से लेके मतलब 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए होता है। जैसे नवोदय विद्यालय होता है उसी के ही मॉडल पर बना है, पर ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। इसमें जैसे स्कूल रेजिडेंस के अलावा लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड वगैरह भी होते हैं, ठीक है। उनकी जो स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट होते हैं उस पर भी काम होता है। और इसमें जो नॉन ST चिल्ड्रन है वो भी एडमिट हो सकते हैं, बस उनकी जो टोटल सीट के 10% ही उनको अलाउ है, कि उतने ही बच्चे जो नॉन ST चिल्ड्रन है वो उसमें एडमिशन उनको दिया सकता है। इनका जो करिकुलम होता है वो CBSE बेस होता है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।